प्यारे बच्चों, आज हम इंडिया के मैप में पश्चिम भारत में जो नदियां बहती हैं उन नदियों के बारे में मैप में समझेंगे। तो आप ये मैप अच्छी तरह देख लें। यहाँ जैसे बंगाल की खाड़ी है, वहाँ अरब सागर है। ये इंडिया का मैप है और इसमें मैंने कुछ स्टेट्स दर्शाए हैं। ये किस लिए दर्शाए हैं ये अभी आपके सामने पता चल जाएगा, क्योंकि जिन नदियों को हम दिखाएंगे मैप में उन नदियों का इन राज्यों से संबंध है। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा और देख लें। जैसे आपने पहले भारत में 29 राज्य पढ़े हैं, अब जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में, ऊपर जो है लद्दाख, नीचे जो है जम्मू कश्मीर, तो दो भागों में बांट दिया है। अब इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। अब भारत में 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो है राज्य यानी प्रांत हैं। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखें, आपको ईस्ट वेस्ट का भी पता होना चाहिए कि जिधर हमारा जो दायां हाथ होता है, जैसे मैप में हम या बोर्ड पर जैसे ऐसे खड़े होते हैं, तो जिधर हमारा दायां हाथ है उधर ईस्ट है, जिधर बायां हाथ है उधर वेस्ट, और ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ दक्षिण, यानी ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, साउथ, नीचे साउथ है। तो आपको यह भी पता है कि जो ये भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है, यहां हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत का भी आपको पहले जो नदियों के बारे में करवाया था और ये भी बता दिया था, हिमालय ये बर्फ का घर है। क्योंकि अभी भी हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो इसीलिए ये भी जरूरी है। हिमालय बर्फ का घर, ये बर्फ पिघलने से ये नदियां का निर्माण होता है और वो नदियां जो हैं वो हिमनद कहलाती हैं। बर्फ से बनी हुई या बर्फ पिघलने से जो नदियां बहती हैं उनको हिमनद बोलते हैं। अब हम शुरू करते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बताई थी तो उस समय यहां एक झील बताई थी, पता है? मानसरोवर झील। यस, क्योंकि आप साथ ही साथ सीख रहे हैं तो जो भी आपसे पूछा जाए तो आप बोल भी सकते हैं। तो यहाँ जो है ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से यहाँ जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बताई थी और गंगा जो है गंगोत्री से में से निकल करके गंगा नदी बताई थी। लेकिन अब जो है हम बात करेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में। कौन सी नदी? जैसे देखें, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो हम आज इन 6 नदियों के बारे में मैप में देखेंगे। तो एक चीज और है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ये नाम इनको सीरीज के हिसाब से लिखे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ऐसे ही आप भी याद कर लें। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज जब आपको कभी भी मैप में भरना आएगा या इनसे रिलेटेड कोई बात पूछी जाएगी तो आपको ये शंका या डाउट नहीं रहेगा कि पहले कौन सी नदी आती है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, तो आपको ये पता होगा कि ऊपर सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम आएगी, उसके बाद चिनाब आएगा, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलुज। तो ऐसे ये जो नदियां हैं ये बहती हैं, कहां से निकलती हैं और कितनी इनकी लंबाई है, कौन कौन से राज्यों से होकर के ये जाती है, तो ये चीज आपने समझनी है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे, आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से। ये जो है ये इसका पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है
मानसरोवर झील के पश्चिमी भाग में यहाँ जो है एक पर्वत है और ये झील भी पर्वतों के बीच में ही है और इस पर्वत का नाम है गंगा पर्वत। कौन सा नाम है? गंगा पर्वत। तो गंगा पर्वत से सिंधु नदी निकलती है और ये जो है जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान होती हुई ये जो है यहाँ अरब सागर में जा मिलती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मानसरोवर झील के गंगा पर्वत से निकल करके सिंधु नदी जो है सिंधु अरब सागर में गिरती है। पहले अरब सागर का जो नाम था वो सिंधु सागर ही था। ये भी अगर सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि सिंधु अरब सागर से पहले इस सागर का नाम सिंधु सागर था। ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो ये अरब सागर तक जो ये नदी बहती है इसकी जो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 3182 किलोमीटर। ये भी आप साथ ही साथ याद कर ले। 8182 या 3182 किलोमीटर ये जो है नदी की लंबाई है और ये जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान होती हुई अरब सागर में जा मिलती है। हम इतना ही एक बार करेंगे, फिर नदियों का और पर्वतों का। आपको बार बार क्या बताया है कि हम नदी के साथ साथ क्या चीज भी याद कर रहे हैं। आपको नदियों के साथ साथ पर्वतों के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि कौन सा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। फिर उन पर्वतों से भी आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। अब उसके बाद गंगा नदी न ये झेलम नदी के बाद कौन सी नदी आएगी? न सिंधु नदी के बाद झेलम। कौन सी नदी? झेलम। आप साथ ही साथ बोलें, झेलम नदी जो है ये जो है यहां शेषनाग पर्वत है। कौन सा पर्वत है? शेषनाग। उत्तराखंड के पास हिमालय पर्वत में शेषनाग पर्वत है। ये उत्तराखंड के बिल्कुल पास है, यहां शेषनाग पर्वत है। इस शेषनाग पर्वत से यहां हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब के ऊपर वाले क्षेत्र में होती हुई पाकिस्तान होती हुई ये नदी एक बार हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि इन नदियों का कौन सी नदी किस नदी में जाकर के मिलती है ये भी आपने समझना है। और ये नदी यहां तक हम दिखा रहे हैं, ये नदी यहीं तक है और इसके बाद ये दूसरी नदी में जाकर के मिलेगी। तो यहां से शेषनाग पर्वत से लेकर यहां पाकिस्तान में ये जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है पता है? 725 किलोमीटर। ये जो है 725 किलोमीटर। ये झेलम जो है 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसके बाद झेलम के बाद कौन सी नदी आएगी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के पास से यहां हम इसके हिमाचल प्रदेश के पास यहां बना देते हैं। हिमाचल प्रदेश के पास यहां बारालाचा ला दर्रा है। कौन सा दर्रा? बारालाचा ला। बारालाचा ला दर्रा। चिनाब नदी बारालाचा ला दर्रा के पास से गुजरती है। अब बात ये आती है कि दर्रा क्या होता है? दर्रा कोई पर्वत नहीं है। दर्रा क्या है? दर्रा पहाड़ों के बीच, जैसे ये जो है पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच, उन चोटियों के बीच प्राकृतिक रास्ता है। प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा, किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया। प्राकृतिक जो रास्ता मार्ग जो होता है उसको बोलते हैं। कौन सा मार्ग? प्राकृतिक। प्रकृति द्वारा जो बना हुआ जो रास्ता होता है पहाड़ों के बीच में उसको दर्रा बोलते हैं।
तो दर्रे के पास, बारालाचाला दर्रे के पास से वहां एक झील बनती है, उसमें से चिनाव नदी निकलती है। और चिनाव नदी ऐसे ऐसे पंजाब से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, ये जो है यहां से ऐसे ये पाकिस्तान में जाकर के पहुंच जाती है। और पाकिस्तान में झेलम नदी इस चिनाव नदी में मिल जाती है। तो यहां ये समझना इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी कौन सी नदी में की सहायक नदी है? चिनाव नदी की सहायक नदी है। अब चिनाव नदी किसकी सहायक है? रावी नदी की। यानी चिनाव नदी रावी नदी में मिल जाती है। और चिनाव नदी कहां से निकलती है? चिनाव नदी भी यहां हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। रावी का बिल्कुल आसान है, कई चीजों को, कई बातों को समझने के लिए अपना खुद का एक तरीका होता है, रावी रोहतांग, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो यहां रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। और आपने दर्रा पढ़ ही लिया है, समझ लिया है कि दर्रा दो पहाड़ों के बीच या पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग है। उसमें से कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनमें गाड़ियां भी जाती हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां केवल व्यक्ति जा सकते हैं। तो इस तरह के मार्ग को दर्रा बोलते हैं। और उस दर्रे के पास से, दर्रे में से नहीं, दर्रा तो एक रास्ता है, दर्रे के पास से यहां ये रावी नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से होती हुई। ये जो है यहां फिर ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। और इस नदी की, जैसे अभी हमने झेलम नदी पढ़ी थी, झेलम के बाद चिनाव नदी, चिनाव नदी की लंबाई हमने नहीं बताई थी। तो चिनाव जो नदी है उसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। कुछ चीजें तो हमने याद भी रखनी है और साथ ही साथ आप समझ भी रहे हो, 725 960 किलोमीटर, यानी 725 जो है झेलम की है और चिनाव की 960 किलोमीटर ये जो है लंबी है। और झेलम जो नदी है वह चिनाव में मिल जाती है, और चिनाव नदी जो है वो किस में मिल जाती है? रावी नदी में जाकर के मिल जाती है। और रावी नदी की लंबाई जो है वो भी क्या है? झेलम और रावी दोनों की लंबाई जो है बराबर है, 725 किलोमीटर। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। झेलम और रावी नदी की दोनों की जो लंबाई है वो सेम टू सेम है, यानी 1-2 किलोमीटर का ही डिफरेंस हो सकता है। तो ये रावी नदी है, ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। और फिर क्या है? रावी के बाद आती है व्यास नदी। ये व्यास नदी भी जो है ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? बोलो साथ ही साथ। पीर पंजाल। पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, वहां से ये जो है व्यास नदी निकलती है और ये यहीं तक रह जाती है। पंजाब के व्यास जो एक शहर है, बाबा का डेरा भी है वहां जाकर के ये नदी दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। 470 किलोमीटर का आप ये ध्यान कर लो कि जैसे जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटाई गई है, तो उस 370 470 ये भी ध्यान रह जाएगा। किसी न किसी से आपने मैच करना पड़ेगा ताकि आपको ये चीजें याद रह सके। अब व्यास नदी जो है वो मिलती है सतलुज नदी में। अब आपने क्या समझना है कि सतलुज नदी कहां से निकलती है? सतलुज नदी आपने ये पढ़ा है, समझा है कि पहले ये बताया था कि यहां जो ये मानसरोवर झील है इसके नीचे राक्षस ताल है, वो भी एक झील होती है। राक्षस ताल करो पाजी। यहां राक्षस ताल है उत्तराखंड के पास, और
इस राक्षस ताल से यहाँ ये उत्तराखंड, यहाँ जो है हरियाणा से ऊपर से ये जो है सतलुज नदी निकलती है और ये यहाँ बाबा व्यास का जो डेरा है वहां जो है इसके अंदर व्यास नदी मिल जाती है और ये भी जो है सीधी पाकिस्तान में चली जाती है। और इस सतलुज नदी में व्यास नदी तो पहले ही मिल जाती है और इससे पहले रावी नदी यानी यहाँ बाद में फिर रावी नदी भी इसमें ही जाकर के मिल जाती है। और ये क्या हुआ फिर सतलुज नदी की ये सहायक नदी कौन कौन सी हुई? झेलम चिनाव की सहायक नदी है, चिनाव जो है रावी नदी की सहायक नदी है और सतलुज की ये दोनों सहायक नदी हैं। दोनों जो है सतलुज में जाकर के मिल जाती हैं और ये सतलुज जो है कहां मिलेगी? सिंधु नदी में मिलेगी। यानी ये पांचों नदियां सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं। अब क्या है? अब इसकी हम फिर लंबाई देखेंगे। अब इसकी लंबाई बिल्कुल आसान है। कितने किलोमीटर लंबी है? ये झेलम और किसके बराबर है? रावी। रावी और झेलम बराबर बताई थी, तो रावी झेलम के बराबर जो है क्या है? सतलुज नदी। दोनों नदियों के बिल्कुल बराबर इसकी दूरी है। 725 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आप याद रख लेंगे। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ते हैं, क्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? अभी तक तो बांध हमने करवाए नहीं है, लेकिन बांध अलग से करवाएंगे सभी नदियों के। लेकिन इसके साथ हम जोड़ देते हैं, सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध। ये जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर लगता है। भाखड़ा जो है वो तो हिमाचल में है। भाखड़ा कहां है? हिमाचल में है। और नंगल जो है वो कहां है? पंजाब में है। भाखड़ा और नंगल बांध है यहां। और वहां एक बहुत बड़ा सागर भी है, उसको गुरु गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। वहां विद्युत तैयार की जाती है। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि बांध जो है, बांध किस लिए बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या काम आते हैं। तो बांध, छोटी सी बात ये है कि इस नदी के बहाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए बनाए जाते हैं। उसमें मछली पालन किया जाता है, विद्युत तैयार की जाती है और उसमें से बहुत सी नदियां नहरें निकाल करके आसपास के क्षेत्रों में मतलब सिंचाई तो होती ही है और उद्योग धंधों को भी स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा कि सिंधु नदी, फिर झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज, ये कितनी नदियां हैं? 5। ये कितनी नदियां हैं? हम सिंधु को एक बार हटा देते हैं। ये 5 नदियां हैं और पांचों नदियां कहां से गुजरती हैं? पांचों नदियां पंजाब में से होकर के जाती है। यहाँ पंजाब जो है, पहले इंडिया जो भारत जो था पाकिस्तान से पहले, तो ये पंजाब, यहाँ पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, पूर्वी पंजाब जो है भारत में है। तो ये पांचों नदियां पंजाब से होकर के गुजरती है। इसीलिए जो है पंच आब, यहां देखिए एक बार प्यारे बच्चों, पंच जमा में आब से बनता है। पंच जमा में आब से क्या बनता है? पंजाब। तो पंजाब जो है पंच मीन 5, आब होता है पानी, नीर, और 5 और उस नीर से संबंधित होगा नदी। 5 नदियों का जो क्षेत्र है या 5 नदियों के कारण इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? पंजाब कहा गया है। ठीक है, तो आपने अभी ये समझा है कि हिमालय पर्वत से पश्चिमी भारत की तरफ बहने वाली नदियां और जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, ओके।